अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पहाड़ों के दामन में बनी ये आलीशान हवेली कई सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी देखने वालों को अपने जादू में जकड़ लेने की सलाहियत से मालामाल थी। ये हवेली गहरे लाल पत्थरों से बनी हुई थी। इसके 3 तरफ में चट्टानें और एक तरफ जहां तक नजर जाती जंगल फैला हुआ था। ये जंगल इतना घना था कि कई हिस्सों में दिन के वक्त भी अंधेरा रहता। जंगल के बीचों बीच सांप की तरह पल खाती पगडंडियां भी नामालूम अनजाने वक्तों से इलाके के लोगों के लिए मंजिल तक पहुंचने का जरिया थीं। आबादी से हटकर बनी इस अलग थलग हवेली में उस दौर के मुताबिक जिंदगी की हर सहूलत, हर सुविधा थी, लेकिन रहने वालों की गिनती बहुत कम थी। ये ठाकुर रंजीत की पुश्तैनी हवेली थी जिसमें वो अपनी बेटी कल्पना के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो लोग दुनिया के शोर शराबे से दूर इस सुकून से भरी जगह पर रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से उलझन महसूस होती थी। ठाकुर रंजीत महीने में एक बार करीबी कस्बे में जाकर ज़िंदगी की ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आया करते थे। इसी तरह साल में 1-2 चक्कर शहर के भी लग जाते थे, जहां से कल्पना अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लिया करती थी। ठाकुर रंजीत की बीवी कल्पना को जन्म देकर दुनिया से सिधार गई थी। उसके बाद ठाकुर रंजीत ने कल्पना की देखभाल के लिए एक बेहद सुलझी हुई औरत सीता को अपने यहाँ मुस्तकिल काम पर रख लिया था। सीता ने कल्पना की देखरेख बहुत अच्छे अंदाज में की थी। यही वजह थी कि ठाकुर रंजीत खुद भी सीता की बहुत इज्जत करते थे और उसे हवेली के मेंबर की हैसियत हासिल थी। हवेली के आसपास कोई आबादी नहीं थी, अलबत्ता शहर को जाने वाली बड़ी सड़क के पार कुछ मील के फासले पर एक छोटा सा कस्बा ज़रूर था, जिसका फासला वहाँ से कम 10 मील था। रोज़मर्रा ज़िंदगी का सामान उसी कस्बे से लाया जाता था। इस हवेली को एक अंग्रेज़ जो कि वनस्पति विज्ञान में माहिर था, माइकल जॉनसन ने बनवाया था। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही एशिया की तरफ आया करते थे। माइकल जॉनसन जंगल में रहकर यहाँ की लोकल जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा था और उसने रंजीत के दादा मोतीलाल को बाकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुलाजिम रख लिया था। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से 1 दशक गुजरने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं और माइकल जॉनसन का छोटा सा ख़ानदान किसी नामालूम बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चला गया। इस ख़ानदान के सारे लोग एक के बाद दीगरे दुनिया से चले गए थे। आम राय यही थी कि इस ख़ानदान पर कोई आसमानी आफत आ गई थी जो उन सब की मौत की वजह बनी। मरने वालों को हवेली से कुछ फासले पर एक हरे भरे मैदान में दफना दिया गया और वहाँ एक चर्च भी बना दिया गया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ खंडहर का रूप धारता चला गया। लोगों का ख्याल था जॉनसन ख़ानदान की आत्माएं आज भी उस इलाके में भटक रही हैं। वो आबादी में जिंदा लोगों की तरह अपने पूरी हालत में घुल मिल कर रहती हैं और मौका मिलते ही सामने वाले को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर नया रूप धार लेती हैं, जबकि लोग उन्हें पुराने रूप में ढूंढते रह जाते हैं। इस खानदान के आखिरी शख्स ने मरते वक्त ये हवेली मोतीलाल को उसकी सेवाओं के बदले में इनाम दे दी थी। लेकिन ये ख़ास सेवाएं क्या थीं, इनके बारे में कोई नहीं जानता था। अलबत्ता ये एक कड़वी सच्चाई थी कि हवेली की मिल्कियत हासिल होने के कुछ महीने बाद ही मोतीलाल का रहस्यमयी तौर पर कत्ल हो गया था। उसकी लाश बहुत ही भयानक हालत में उसके बेडरूम से मिली थी। ठाकुर रंजीत की उम्र 55 के करीब थी और वो अपने साथ हमेशा हथियार रखते थे, लेकिन इस्तेमाल की नौबत बहुत कम पेश आती थी। हवेली से सबसे करीब गांव 10 मील की दूरी पर था, जहां ठाकुर रंजीत का इकलौता दोस्त शंकर रहता था, जो अपने इलाके का मशहूर शिकारी था। जॉनसन ख़ानदान की डरावनी और पुरानी कब्रें आसपास के लोगों के लिए डर और दहशत की पहचान थे, क्योंकि ये ख़ानदान बहुत ही जालिम और बेरहम ख़ानदान था और इस ख़ानदान के साथ साथ चली आ रही परंपराओं के मुताबिक इस ख़ानदान के मर्द ही नहीं
बल्कि औरतें भी दहशत की पहचान थीं। उनके बारे में मशहूर था कि ये लोग आदमखोर थे और इंसानों को चीर फाड़ कर कच्चा चबा डालते थे। ठाकुर रंजीत को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और ना ही इस हवेली में रहते हुए उनके साथ कोई असाधारण घटना पेश आई थी। वैसे जॉनसन खानदान के कब्रिस्तान की तरफ जाने में वो भी एहतियात से काम लेते थे, क्योंकि शाम ढलते ही वहाँ अजीब किस्म की चमगादड़ें आ धमकती थीं। उनकी आवाज़ें इतनी दिल दहला देने वाली होती थीं कि सुनने वाला दिल थाम कर रह जाता था। इस सारे इलाके में शाम से पहले ही वीरानी छा जाती थी और हवेली का माहौल भी रहस्यमयी बन जाता था। लंबी गैलरियों में मनहूसियत सी बरसने लगती थी और कोई भी हवेली वाला बिना ज़रूरी काम के हवेली से बाहर नहीं निकलता था। कल्पना की उम्र मुश्किल से 20 बरस थी। एक रात वो अपने बेडरूम में गहरी नींद सो रही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में गहरा अंधेरा था, हालांकि सीता उसके कमरे में मोमबत्ती बिल्कुल बुझने नहीं देती थी। कल्पना को बचपन ही से रात को डर जाने की आदत थी, इसलिए ठाकुर रंजीत की खास इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सीता भी कल्पना के कमरे में ही सोया करती थी। जाने ये रात का कौन सा पहर था। कल्पना आंख खुलने के बाद देर तक खामोश लेटी अंधेरे की वजह सोचती रही और फिर उठकर डरे लहजे में सीता को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मिनट बाद उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थीं और उसे यूं लग रहा था जैसे सीता कमरे में नहीं है। अकेलेपन का एहसास होते ही डर की तेज़ लहर उसके तन बदन के आर पार हो गई और उसने खुटी खुटी आवाज़ में सीता को दोबारा आवाज़ दी, मगर खामोशी छाई रही। वो घबराकर मसहरी से उतरने वाली थी कि उसे अपने बहुत करीब किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। फिर एक अजीब सी महक उसकी नाक से टकराई और एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने करीब बैठी दिखाई दी। उस लड़की का चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा था और वो सर से पैर तक काले लबादे में थी। उसकी हैरानी देखकर लड़की धीरे से मुस्कुराई तो कल्पना ने हिम्मत करके सवाल किया, कौन हो तुम और सीता देवी कहाँ हैं? वो गहरी नींद सो रही है। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, अजनबी लड़की ने जवाब दिया। वो मुस्कुराती हुई उसके और करीब आ गई और अपनी बाहें कल्पना के गले में डाल करके उसे गले लगा लिया। उसी लम्हे कल्पना को इस कदर दहशत महसूस हुई कि वो पूरी ताकत से चीखते हुए सीता और बाकी मुलाजमों को मदद के लिए पुकारने लगी। कल्पना के अचानक शोर करने पर उस रहस्यमयी लड़की ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए अपनी बाहें वापस खींच ली और कुछ कदम दूर जाकर अंधेरे में गुम हो गई। डरी हुई कल्पना आंखें बंद किए हुए पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। उसी लम्हे सीता भी अपने बिस्तर से हड़बड़ाकर उठ बैठी और दूसरे नौकर भी मदद के लिए कमरे में आ धमके। फौरन कमरे में मोमबत्ती रोशन करके कल्पना को दिलासा दिया गया और सारी डिटेल सुनकर कमरे, गैलरियों, यहाँ तक कि सारी हवेली की तलाशी ली गई, मगर वो रहस्यमयी लड़की किसी को दिखाई नहीं दी और न ही चौकीदार ने उसे हवेली में आते जाते देखा था। सब लोगों का ख्याल था कि कल्पना ने कोई भयानक सपना देखा है। वैसे उसकी हालत देखकर हर कोई परेशान था। जब सीता की नज़र बेड के दाईं तरफ ज़मीन पर पड़ी तो डर से उसके होंठ लरजने लगे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा सफ़ेद रुमाल पड़ा था जो कभी भी कल्पना ने इस्तेमाल नहीं किया था। सीता ने आगे बढ़कर वो रुमाल उठाया तो कमरे में मौजूद सब लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। ये किसी के कमरे में आने का ऐसा सबूत था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। वो रात सब लोगों ने उसी कमरे में गुजारी और अगली सुबह ठाकुर रंजीत को इस घटना से आगाह किया गया। उन्होंने ये सब कल्पना का वहम करार दिया और रुमाल के सबूत को भी इत्तफाक करार देकर रद्द कर दिया। ये घटना वक्त गुजरने के साथ साथ कल्पना के दिमाग में धुंधला ज़रूर गई थी, मगर वो उस लड़की को भुला नहीं पाई थी। उसका चेहरा हर वक्त कल्पना की नज़रों के सामने रहता था और वो हल्की सी आहट पर भी कांप उठती थी। यही वजह थी कि वो तन्हाई से डरने लगी थी। उसी डर ने धीरे धीरे उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया था।
उसकी गिरती हुई सेहत से परेशान होकर ठाकुर रंजीत ने डॉक्टर से मशवरा किया, जिसने कल्पना का चेकअप करने के बाद कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिख दी थीं। उस घटना को 2 बरस गुजर चुके थे। गर्मियों की एक खुशगवार शाम कल्पना ने अपने पापा के साथ हवेली से बाहर जंगल की सैर का प्रोग्राम बनाया और वो दोनों सीता और एक मुलाजिम के साथ बाहर निकल गए। इन दिनों कल्पना को अपने पापा के दोस्त शंकर सिंह का शिद्दत से इंतज़ार था। शंकर की बेटी कल्पना की हम उम्र और गहरी सहेली थी और वो साल में एक दफ़ा उनके यहाँ कुछ दिन गुजारने के लिए आया करती थी। इन दिनों भी शंकर उसे लेकर आने वाला था। सैर के दौरान कल्पना ने महसूस किया कि ठाकुर रंजीत सिंह रोज़ के मुकाबले उलझे हुए और खामोश हैं। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो कुछ बताना चाह रहे हों मगर कन्फ्यूज़न में हों। सब ठीक तो है ना पापा? हाँ, सब ठीक है। वो जैसे गहरी नींद से जागे थे। शंकर चाचा कब आ रहे हैं? बेटा, मुझे अफसोस है कि शंकर फ़िलहाल हमारे यहाँ नहीं आ सकता। वो इन दिनों कुछ परेशान है। क्या हुआ? कल्पना ने चौंक कर पूछा। उसकी बेटी का निधन हो गया है, ठाकुर रंजीत ने बहुत दुख भरे लहजे में कहा तो कल्पना को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकल पाया था। ये सच है बेटी। मुझे मालूम है कि तुम्हें ये खबर सुनकर बहुत दुख पहुंचा है, मगर ये कड़वी सच्चाई है। उसकी बेटी को कोई रहस्यमयी बीमारी हो गई थी, जिसके नतीजे में अच्छी भली सेहतमंद बच्ची कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो गई। ये खबर सुनकर कल्पना की आंखों से आंसू बहने लगे और वो जंगल में मौजूद एक टूटे हुए तने पर बैठ गई। ठाकुर रंजीत की आंखें भी नम थीं। उनके साथ साथ सीता भी बहुत दुखी दिखाई दे रही थी, क्योंकि सभी शंकर की इकलौती बेटी को बहुत प्यार करते थे और उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। ये खबर ठाकुर रंजीत को ख़त के ज़रिए पता चली थी, जो शंकर का नौकर हवेली के चौकीदार को थमाकर वापस लौट गया था। ख़त में शंकर ने अपनी बेटी की मौत को कत्ल करार दिया था और लिखा था कि वो कातिल की तलाश में अपने घर से बहुत दूर जा रहा है और कामयाबी मिलने के बाद ही उनके पास हवेली का चक्कर लगाएगा। वहाँ बैठकर ठाकुर रंजीत ने उन्हें शंकर का खत पढ़कर सुनाया तो वो सब लोग और उलझ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल बात क्या है और कत्ल का शक किस पर किया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि शंकर किसे तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है बेटी के सदमे से उसका दिमाग माऊफ हो गया है। बहरहाल इन बातों की डिटेल तो शंकर चाचा के आने के बाद ही मालूम हो सकेगी कि असल बात क्या थी। काफ़ी देर घूम फिरने के बाद वो वापस हवेली की तरफ चल पड़े। अभी वो हवेली के मेन गेट से काफ़ी फासले पर थे कि अचानक घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। जाने इस वक्त कौन घने जंगल से गुजर रहा है। हालांकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, हो सकता है कि बारिश शुरू हो जाए। मैंने सुना है कि चांदनी रातों में आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं और इंसानी रूप धारकर जिंदा लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, सीता ने बड़बड़ाते हुए और कुछ पढ़ते हुए घबराई हुई आवाज़ में कहा। घोड़ों की टापों की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती चली जा रही थी। बुरी आत्माएं चांदनी रातों में सफ़र भी करती हैं। इनमें से अक्सर खून पीने वाली चुड़ैलें होती हैं। सीता ने नया खुलासा किया तो ठाकुर रंजीत को गुस्सा आ गया। क्या फजूल बोले जा रही हो सीता? इतना भी ख्याल नहीं कि बच्ची डर जाएगी। ठाकुर रंजीत ने यहीं तक कहा था कि ठीक उसी लम्हे घोड़ों के टापों की आवाज़ और तेज़ हो गई। अब मालूम हुआ कि घोड़ों के साथ बग्घी भी मौजूद है, जो उनसे कुछ फासले पर मौजूद लकड़ी का पुराना पुल पार कर रही थी। फिर एक नया हादसा हो गया। बग्घी के गुजरने से पुराने पुल का एक तख्ता टूट गया और बग्घी अपना बैलेंस खोकर उल्टी हो गई। ये हादसा इतना अचानक था कि सब लोग सटपटा गए। बग्घी के साथ मौजूद 2 मुलाजिम अंदर से जख्मी औरतों को निकालने की कोशिश करने लगे, जबकि ठाकुर रंजीत और उनका मुलाजिम भी उनकी मदद को पहुंच चुके थे।
ठाकुर रंजीत ने मुलाजिम के साथ मिलकर पहले एक औरत को बग्घी से बाहर निकाला और फिर दूसरी को, जो या तो बेहोश थी या मर चुकी थी। उन्होंने बेसुध औरत को जमीन पर लिटा दिया। साथ मौजूद जख्मी औरत ने अपना चेहरा निकाब से अच्छी तरह छुपाया हुआ था और वो एक लंबा काला चोगा पहने हुए थी और लगातार रोए जा रही थी, जबकि ज़मीन पर बेहोश पड़ी लड़की की उम्र मुश्किल से 20 साल थी। ठाकुर रंजीत ने उसे दिलासा देकर यकीन दिलाया कि बेहोश लड़की जिंदा है, तो उसके रोने धोने में कमी हुई और वो अपनी बदहवासी पर काबू पाने में कामयाब हो गई। कल्पना ने शाम की धुंधली फिजा में करीब पहुंचकर देखा कि वो औरत बहुत ही खूबसूरत है और उसके चेहरे की रंगत दूध की तरह सफ़ेद है। लेकिन जैसे ही उस औरत की दहकती हुई नज़रें कल्पना पर पड़ीं, तो उसका दिल अनजाने डर से धक धक करने लगा। उससे नज़रें चुराकर कल्पना ने ज़मीन पर बेहोश पड़ी लड़की को करीब से देखा तो उसके रहे सहे होश भी उड़ गए और आसपास खड़े पेड़ घूमते हुए महसूस हुए, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उस लड़की जैसी थी जो उसे ख्वाब में दिखाई दी थी। लेकिन कुछ ही लम्हों में कल्पना अपनी हैरत और डर पर काबू पाने में कामयाब हो गई। उसने इस मौके पर किसी शख्स से इस बात का जिक्र करना सही नहीं समझा और खामोशी से उन सब की बातें सुनती रही। उस औरत ने बताया कि ये बेहोश लड़की उसकी बेटी है और उसे फ़ौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। जवाब में ठाकुर रंजीत ने अपना डिटेल परिचय करवाया और उन लोगों के इलाज और रात में रुकने के लिए अपनी हवेली चलने के लिए कहा। मैं आपके खुलूस यानी व्यवहार की दिल से कदर करती हूँ ठाकुर साहब, मगर मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में किसी भी हालत अपनी मंजिल तक पहुँचना है। लेकिन अफसोस कि इस हादसे के बाद मेरी बच्ची सफ़र करने के काबिल नहीं रही है। क्या आप मुझे किसी करीबी गांव का पता समझा सकते हैं जहां मैं अपनी बेटी को कुछ अरसे के लिए किसी सेफ ठिकाने पर छोड़कर आगे बढ़ सकूं और वापसी पर उसे अपने साथ ले लूं? उसकी बात सुनते ही ठाकुर रंजीत ने कल्पना की तरफ देखकर उसकी राय मालूम करना चाही। वैसे कल्पना उस लड़की को देखकर बहुत डर गई थी, मगर क्यूरोसिटी के हाथों मजबूर भी थी। वो किसी भी तरह उस लड़की का पूरा परिचय चाहती थी, जिसने ख्वाब में आकर उसकी रातों की नींद बर्बाद कर दी थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उसने अपने पापा को इशारे में हाँ में जवाब दिया। ये हादसा मेरे घर के करीब पेश आया है और मैं हर सेवा के लिए हाजिर हूँ। आप अपनी बेटी को अगर मेरे घर में छोड़ जाएं, तो मैं और मेरी बेटी आपके आभारी होंगे। मैं वादा करता हूँ कि इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे भी जहाँ तक करीबी गांव का ताल्लुक़ है, तो वो यहाँ से 10 मील के फासले पर है, जहाँ मुसाफिरों के रहने का कोई इंतज़ाम नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप इसे यहीं छोड़ जाइए। ठाकुर रंजीत की बात सुनकर औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच नौकर बग्घी सीधी करके सफ़र के काबिल बना चुके थे। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ ठाकुर साहब। अगर आप खुशी से मेरी बेटी को अपने यहाँ रखना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए। ये कहकर वो ठाकुर रंजीत को कुछ फासले पर ले गई और दबे अल्फाज में कुछ कहती रही, जिसे कोई और नहीं सुन सका। बात करने के बाद वो दोनों वापस लौट आए तो औरत ने अपनी बेटी के करीब बैठकर अपने होठ बेहोश लड़की के कान पर रख दिए और कुछ बड़बड़ाने के बाद उसके माथे पर किस करके उठ खड़ी हुई। इन कामों से फ्री होकर वो बग्घी में सवार हुई और सब लोगों को हाथ के इशारे से अलविदा कहकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। अंधेरा पड़ चुका था, इसलिए ठाकुर रंजीत के हुक्म पर नौकर उस लड़की को एक चारपाई पर लिटाकर हवेली ले आए और उसे एक खूबसूरत बेडरूम में बिस्तर पर लिटा दिया गया। कुछ देर बाद सीता ने उसके कमरे से निकल कर बताया कि होश में आने के बाद वो अपनी माँ के जाने के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उसके तसल्ली देने पर दोबारा सो गई है। इसी बीच ठाकुर रंजीत ने एक नौकर को करीबी गांव से डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज दिया था। सीता उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ़ें करती नहीं थक रही थी। ठाकुर रंजीत ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया।
और बोले, ये बात सही है कि लड़की और उसकी माँ दोनों बहुत खूबसूरत हैं, मगर उनका नौकर और ड्राइवर कुछ अजीब से थे। कैसे पीले चेहरे थे उन दोनों के, और हाथ पांव जैसे लकड़ी के बने हुए थे। जब चलते फिरते तो यूं लगता जैसे ढांचे घूम फिर रहे हों। जी हाँ ठाकुर साहब, मैंने तो ये भी महसूस किया था कि वो अपनी मालकिन से बहुत डर रहे थे। यहाँ तक कि उनके घोड़े भी सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। सीता ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरा ख्याल है कि हम ये सब कुछ उस लड़की से पूछ लेंगे कि वो लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे थे। कल्पना ने भी बातचीत में हिस्सा लिया और फिर कुछ सोचकर बोली, पापा, उस औरत ने आपको अलग ले जाकर क्या बात की थी? वो कह रही थी कि आप मुझसे वादा करिए कि हमारे बारे में मेरी बेटी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा, और अगर आपने कोई सवाल किया भी तो वो जवाब में एक वर्ड भी ज़बान से नहीं निकालेगी, क्योंकि मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया है। ताज्जुब है, आखिर बेहोश लड़की से कुछ कहने का क्या फ़ायदा? सीता ने हैरानी से कहा, मेरा ख्याल है हमें इस बहस में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही उस लड़की से कुछ पूछने की ज़रूरत है। हाँ, अगर वो खुद कुछ बताना चाहे तो अलग बात है, मगर उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। इसी बीच नौकर डॉक्टर को ले आया। ठाकुर साहब ने सरसरी तौर पर सारी घटना डॉक्टर को सुनाई और उसे सीता के साथ लड़की के कमरे में भिजवा दिया। काफ़ी देर बाद वो लोग वापस लौटे तो डॉक्टर ने बताया कि लड़की बिल्कुल ठीक है और उसे कोई गहरी चोट नहीं आई। अलबत्ता वो अपनी माँ के चले जाने से काफ़ी परेशान है। डॉक्टर साहब, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, वो तुम्हारी हमउम्र है और ज़रूर तुमसे मिलकर खुद को बेहतर महसूस करेगी। फिर इससे पहले कि ठाकुर रंजीत उसे सुबह तक इंतज़ार का मशवरा देते, कल्पना तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती हुई दूसरी मंजिल पर मौजूद उस कमरे के सामने जा पहुंची। वो किसी भी हालत उस लड़की से उस ख्वाब के बारे में बात करना चाह रही थी। इसलिए अपनी सांस सही करने के बाद उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हो गई। वो लड़की पलंग पर सर झुकाए बैठी थी और उसका काला गाउन गर्दन तक लिपटा हुआ था। कल्पना के कदमों की आहट पाते ही उसने गर्दन को घुमाकर उसकी तरफ देखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही ड्रेस और वही लाल दहकते हुए होंठ। उसे तन्हाई में देखकर कल्पना के दिल में न जाने कैसा डर पैदा हुआ कि वो चकराकर ज़मीन पर गिर पड़ी। कुछ लम्हे बाद उसे खुद ही होश आया तो वो उसके पास फर्श पर बैठी थी। फिर एक बहुत ही मीठी और दिलकश आवाज़ कल्पना के कानों से टकराई, उठो दोस्त, क्या तुम मुझसे डर गई हो? उसने कल्पना का हाथ पकड़ा तो जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो उस वक्त डर से कांप रही थी। कैसी हैरान कर देने वाली बात है कि कुछ साल पहले मैंने तुम्हारी शक्ल ख्वाब में देखी थी और उसके बाद आज तक भुला नहीं पाई हूँ। ये बात सुनकर कल्पना को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल यही बात तो मैं सोच रही थी। कल्पना धीरे से बड़बड़ाई और फिर उसकी तरफ देखकर हैरत से बोली, मुझे भी ताज्जुब है कि कुछ बरस पहले मैंने तुम्हारा चेहरा अपने बेडरूम में देखा था, फिर तुम मेरे पास बैठ गईं और आज मैं तुम्हें दोबारा देख रही हूँ। ये कैसी अजीबोगरीब घटना है। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। हाँ, बहुत अजीब बात है। मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा और तुमने मुझे जागते हुए, और अब किस्मत ने मुझे तुम्हारे पास पहुँचा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? कल्पना। और तुम्हारा? मुझे अनीता कहते हैं। बहुत प्यारा नाम है, तुम बहुत खूबसूरत हो अनीता। तारीफ़ सुनकर अनीता के गाल लाल हो गए और उसने मोहब्बत से कल्पना का हाथ थामकर उसे अपने गले से लगा लिया और यूं प्यार करने लगी जैसे परसों बाद मिली हो। अनीता के बदन से एक अजीब जादू भरी खुशबू उठ रही थी जिसने कल्पना को मदहोश सा कर दिया था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। फिर वो तेज़ी से कल्पना के गर्दन पर झुकी और उसके लंबे नुकीले दांत उसकी स्किन में घुसते चले गए। इस अचानक और अनएक्सपेक्टेड हरकत पर
कल्पना उसकी बाहों में तड़प कर रह गई, जिस पर अनीता ने फौरन अपने होंठ उठाकर उसे अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया और आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझसे वादा करो कल्पना कि तुम्हारी मेरी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, कल्पना ने अजीब रोबोट के अंदाज में जवाब दिया। फिर वो दोनों देर तक बैठी बातें करती रहीं। तभी जंगल में किसी गीदड़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दी तो अनीता चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, कल्पना अब तुम जाकर आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है, बाकी बातें कल होंगी। माफ़ करना, मुझे एहसास ही नहीं रहा कि सुबह होने वाली है। डॉक्टर के कहने के मुताबिक तुम्हारे कमरे में किसी मुलाजमा को सोना चाहिए, मैं उसे भिजवाती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कमरे में अकेली सोने की आदी हूँ, किसी दूसरे की मौजूदगी में मुझे नींद नहीं आती। मैं अपना कमरा हमेशा अंदर से बंद करके सोती हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी इस हरकत का बुरा नहीं मानोगी। उसकी बात सुनकर कल्पना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन अनीता दोपहर के बाद अपने कमरे से निकली। नाश्ता सुबह सवेरे ही एक नौकर उसके कमरे में रखाया था। उस वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, शायद वो वॉशरूम में थी। दिन के उजाले में अनीता का हुस्न और ज़्यादा निखर गया था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, लेकिन जब कल्पना ने उसे अपने पालतू कुत्ते से मिलवाने की कोशिश की तो कुत्ता उसे देखकर बुरी तरह बिदक गया और वहाँ से भागकर दूर जा खड़ा हुआ और अनएक्सपेक्टेड तौर पर लगातार भौंके चला जा रहा था। अनीता हवेली के हर कोने में यूं बेहिचकिचाहट घूम रही थी जैसे उसी घर में पैदा हुई हो। यहाँ तक कि जब कल्पना ने उसे अपने पापा के कमरे में ले जाना चाहा तो वो उससे भी 2 कदम आगे चल रही थी, मगर कल्पना ने उस लम्हे अनीता की इस एबिलिटी पर गौर ही नहीं किया था। वजह सिर्फ ये थी कि वो उसे दिल से अपनी सहेली मान चुकी थी और उसके साथ से बहुत खुश थी। दिन का बड़ा हिस्सा उन्होंने घूमते फिरते गुजार दिया। इसी बीच कल्पना ने खाना खाया और पानी भी पिया, मगर अनीता ने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वो सिर्फ सुबह का नाश्ता करती थी और उसके अलावा कुछ नहीं खाती थी। सूरज ढलने से कुछ देर पहले वो काफ़ी परेशान दिखाई दी। कल्पना ने सोचा कि शायद घूमने फिरने से थक गई होगी, उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। कल्पना, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, उसने कुछ झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो, कल्पना ने उसका हौसला बढ़ाया। तुम ये बात घर के सारे लोगों को समझा देना कि कोई भी बिना इजाज़त मेरे कमरे में दाखिल ना हुआ करे। मैं बहुत तन्हाई पसंद हूँ और अपने आराम में खलल पसंद नहीं करती। मैं देर से उठती हूँ, इसलिए दोपहर को खुद ही तुम्हारे पास आ जाया करूँगी। इसके अलावा नौकर से कह देना कि वो मेरा नाश्ता कमरे से बाहर रख दिया करे, मैं खुद उठा लिया करूँगी। उम्मीद है तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगी। कल्पना को उसकी बात करने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर उसने मेज़बानी का हक अदा करते हुए अनीता के लहजे को इग्नोर कर दिया। मगर अपने कमरे में पहुंचकर देर तक अनीता की आदत पर गौर करती रही। अनीता की पर्सनालिटी में एक अजीबोगरीब बात यह भी थी कि उसकी सांसों से कच्चे गोश्त या खून की बू आया करती। वो अक्सर प्यार से कल्पना के गले में बाहें डालकर उसे अपने साथ लिपटा लेती और फिर उसकी गर्दन पर किस करने लगती। उस वक्त कल्पना बहुत ज़्यादा डर जाती और उसे यूँ लगता जैसे कोई जानवर अपनी खुरदरी ज़बान से उसकी गर्दन चाट रहा हो। मगर कुछ ही लम्हों बाद उस पर एक मदहोशी सी छा जाती और वो अपना सर अनीता के कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। अनीता को हवेली में आए कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन वो सिर्फ काले ड्रेस ही पहनती थी। यही नहीं, उसे रोशनी से भी बेहद नफरत थी। यही वजह थी कि दिन के वक्त भी वो हवेली के पीछे वाले बाग के उसी हिस्से में ही जाया करती थी जहाँ घने पेड़ों की डाल आपस में इस तरह मिली हुई थीं कि सूरज की किरणें बड़ी मुश्किल से ज़मीन तक पहुँचती थीं। एक रोज़ वो दोनों लकड़ी के एक बेंच पर बैठी बातें कर रही थीं कि अर्थी का एक जुलूस आता दिखाई दिया।
ये अर्थी चौकीदार की बेटी की थी जिसे शमशान घाट ले जाया जा रहा था। कल्पना अर्थी का जुलूस देखकर उसके एहतराम में, उसके रेस्पेक्ट में उठकर खड़ी हुई और मरने वाली लड़की के लिए मंत्र बुदबुदाने लगी, जिसे सुनकर अनीता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। हैरान कर देने वाली बात ये कि अनीता को उसका यूं अर्थी के रिस्पेक्ट में खड़े होना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कल्पना, खामोश रहो और वापस बेंच पर बैठ जाओ। उसकी आंखें शोले बरसा रही थीं और लाल होठों के बीच नोकीले सफ़ेद दांत अजीब मंजर पेश कर रहे थे। मगर क्यों? हमें मरने वाले के हक में मंत्र ज़रूर पढ़ने चाहिए, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। कल्पना को उसकी बात सुनकर हैरत हो रही थी। माफ़ करना कल्पना, मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। तुम खफा तो नहीं? अरे नहीं, मैं खफा तो नहीं हुई, मगर दुआएं पढ़ने से तुम चिढ़ी क्यों? हमारे ख़ानदान में ऐसा रिवाज नहीं है, अनीता ने सीरियस होकर जवाब दिया। इन दुआओं से भला क्या फ़ायदा? हर शख्स को जल्द या देर मर जाना है। खैर आओ अब नीचे चलें, ठाकुर साहब के साथ बातें करेंगे। पापा शमशान घाट गए हैं। चौकीदार की बेटी की मौत बेहद अनएक्सपेक्टेड थी। ये लड़की बहुत तंदुरुस्त और खुश व खुर्रम थी, मगर कुछ दिन के अंदर अंदर सूख कर कांटा हो गई और फिर मौत के खूने पंजे ने उसका गला दबा दिया। मरने से पहले लड़की यही कहती रही कि एक चुड़ैल रोज़ रात को उसे तंग करती है। उसकी बात सुनकर अनीता ने ठहाका लगाया और फिर बोली, बेवकूफ़ हैं ये लोग भी। भला चुड़ैलें जिंदा इंसान का क्या बिगाड़ सकती हैं? इस तरह की बातें करते हुए वो दोनों वापस नीचे पहुंच गईं। शाम करीब थी, इसलिए अनीता अपने कमरे में चली गई और कल्पना सीता के पास बैठ गई, जो उसे इलाके में हो रहे कई रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने लगी। इसी बीच ठाकुर रंजीत भी आ गए। वो काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे। उन्हें यूं परेशान देखकर कल्पना पूछे बगैर नहीं रह सकी। पापा, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं? हाँ बेटी, बात ही कुछ ऐसी है, उन्होंने धीमे लहजे में जवाब दिया। क्या हुआ? आज गांव में एक और रहस्यमयी मौत हो गई है, जिसकी सारी बातें चौकीदार की बेटी से मिलती हैं। मामला समझ में नहीं आता कि जान के निकलते ही मुर्दा एकदम तरोताज़ा कैसे हो जाता है। चौकीदार की बेटी भी मरने से पहले सूख कर काटा हो गई थी, मगर मरने के फ़ौरन बाद उसकी लाश बेहद तरोताज़ा दिखाई देने लगी थी। मैंने एक आदमी के हाथ डॉक्टर को मैसेज भेज दिया है और चाहता हूँ कि मरने वाली की आखिरी रस्म अदा होने से पहले डॉक्टर एक दफ़ा लाश का मुआयना ज़रूर करे। कल मैं भी चलूँगी आपके साथ कब्रिस्तान, कल्पना ने कहा, क्योंकि मरने वाली लड़की ईसाई थी और उसे दफनाया जाना था। हाँ ज़रूर ले चलूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कम हिम्मत और बुज़दिल बन जाए। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के साथ कब्रिस्तान पहुँच गए। कब्रिस्तान में कोरकन यानी कब्र खोदने वाला और किसानों का एक छोटा सा गिरोह उनके इंतज़ार में था। ताबूत कोरकन की कोठरी में रखा था। वो तीनों कोठरी में पहुंच गए। ठाकुर और डॉक्टर ने मिलकर ताबूत का ढक्कन उठाकर नीचे रखा और सब हैरान और शॉक्ड रह गए। कल्पना ने भी धड़कते दिल से ताबूत में झांका तो बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी। ताबूत के अंदर मौजूद लड़की किसी भी तरह से लाश दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखें खुली थी और उन आंखों में इतनी चमक थी कि नज़र मिलाना मुश्किल हो रहा था। उसके दोनों हाथ कफन से बाहर थे और होठ बेहद लाल और गीले थे। डॉक्टर ने झुककर लाश के दिल पर हाथ रखा, फिर जिस्म के बाकी हिस्से टटोले और मायूस होकर गर्दन नामे हिला दी। इसमें ज़िंदगी की कोई लय नहीं है, मगर बाहर से देखने में ऐसी है कि इसे मरा हुआ नहीं कहा जा सकता। दिल की हरकत बंद है, इसलिए दफन कर दिया जाना चाहिए। दफनाने के बाद वो लोग वापस हवेली में आ गए और डॉक्टर कुछ देर ठाकुर रंजीत से अकेले में बात करने के बाद वापस लौट गया। इसी बीच एक नौकर ने आकर खबर दी कि शहर से तस्वीरें आ गई हैं और एक आदमी भी साथ आया है ताकि उन्हें अपनी असल जगह पर लगा दे।
ये वो सारी रेयर तस्वीरें थीं जो उनकी हवेली में सदियों से लगी थीं और अपनी खूबसूरती खो देने की वजह से बहुत धुंधली दिखाई देने लगी थीं। इसलिए ठाकुर रंजीत ने शहर में एक पेंटर को भिजवा दी थी ताकि वो उनकी असल खूबसूरती बहाल कर सके। जब ठाकुर रंजीत ने लिस्ट के ज़रिए तस्वीरों की जांच पड़ताल शुरू की तो उसी बीच अनीता भी उनके साथ आ बैठी और दिलचस्पी से तस्वीरें देखने लगी। उसका चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा तरोताज़ा दिखाई दे रहा था और होठों की लाली भी और बढ़ गई थी। उनमें से ज़्यादातर तस्वीरें 200 से 300 साल पुरानी थीं। सारी तस्वीरों की जांच पड़ताल पूरी हुई तो एक तस्वीर कम थी। ठाकुर ने साथ आने वाले आदमी से बात की तो वो आखिरी तस्वीर भी संदूक से निकाल लाया। ठाकुर रंजीत ने जब उस तस्वीर को एक नज़र देखा तो बुरी तरह चौंक पड़े। उनकी आंखें हैरत से फैलती चली जा रही थीं, मगर फिर कुछ लम्हे बाद वो संभल कर मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये तो अनीता की तस्वीर है। कल्पना ने भी जल्दी से आगे बढ़कर तस्वीर देखी तो हैरान रह गई। तस्वीर में दिखने वाली लड़की के नैन नक्श हूबहू अनीता जैसे थे। उन दोनों को हैरान देखकर अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खुशगवार हैरत चेहरे पर सजाए धीरे धीरे मुस्कुराती रही। हैरान कर देने वाली समानता है इन दोनों में। कल्पना ने दोनों की तुलना की और फिर दोबारा बोली, देखिए इस तस्वीर के कोने में लिखा नाम भी अब साफ पढ़ा जा रहा है, नैनी जॉनसन। अनीता ने कुर्सी पर पहलू बदला और दुखी लहजे में बोली, हाँ, मेरा भी ताल्लुक इसी ख़ानदान से जा निकलता है। हमारी इस ख़ानदान से दूर की रिश्तेदारी थी। फिर वो सब बैठे जॉनसन ख़ानदान के बारे में बातें करते रहे, लेकिन तस्वीर और अनीता में जो समानता थी वो सबको हैरान किए हुए थी। कुछ देर बाद ठाकुर रंजीत उठकर कमरे से बाहर निकल गए तो अनीता कुछ देर के बाद बोली, तुम्हें वो तस्वीर अच्छी लगी जो मुझसे मिलती है? और मैं इसे अपने कमरे में लटकाऊंगी। कल्पना मुस्कुराई। जवाब में अनीता ने खुशी से उसे अपने गले से लगा लिया और अपनी लंबी ज़बान उसकी गर्दन पर रगड़ने लगी। कल्पना, तुम कितनी अच्छी हो। हम दोनों एक जान और एक दिल हैं। मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है। उसके लहजे में ना जाने क्या बात थी कि कल्पना का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था और वो बिदक कर पीछे हट गई थी। अनीता की हालत अचानक ख़राब होने लगी और उसका रंग एकदम जर्द पड़ गया। मुझ पर कपकपी सी क्यों छा रही है कल्पना? मुझे कमरे तक छोड़ आओ। उसकी हालत देखकर कल्पना घबरा सी गई थी। आसपास में रहस्यमयी बीमारी का जोर था। रह रहकर ख्याल आता अनीता कहीं उस बीमारी का शिकार न हो गई हो, लेकिन बहुत कहने के बावजूद वो डॉक्टर से मशवरा करने के लिए तैयार नहीं थी। रात के खाने पर अनीता उम्मीद के बिल्कुल उलट उनके साथ मौजूद थी, मगर वो कुछ खा नहीं रही थी। खाने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो अनीता ने कहा, मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे यकीन है कि जल्द ही किसी न किसी तरह अपनी माँ तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन कैसे, इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक तुम्हारी माता खुद यहाँ नहीं आ जाती, मैं तुम्हें वापस जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं डरता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ गया तो मैं तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा। अपने पापा की बात सुनकर कल्पना भी मुतमईन हो गई, क्योंकि वो खुद भी यही चाहती थी कि अनीता अभी यहीं रहे। जवाब में अनीता ने ठाकुर रंजीत का शुक्रिया अदा किया और उठकर अपने कमरे में चली गई। कल्पना भी उसके साथ चल दी। कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर बैठ गईं। बातचीत के दौरान अनीता की तेज़ नज़रें लगातार कल्पना के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो कमरे में जिधर जाती उसकी नज़रें उसका पीछा कर रही होती। आज उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट खेल रही थी। जब कल्पना को उसके रवैये से वहशत होने लगी तो वो उसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे में आ गई। उस रात कल्पना ने फिर वही भयानक ख्वाब देखा जो वो बचपन में देखा करती थी। अब धीरे धीरे उसकी हालत अजीब सी होने लगी थी। वो रात को बहुत सुकून की नींद सोती थी, मगर सुबह उठने पर सारा बदन टूट रहा होता
और एक बेनाम सी थकन छाई रहती, जिसकी वजह से सारा दिन चिड़चिड़ापन और उदासी छाई रहती थी। अब रात को भरपूर नींद लेने के बावजूद उसका वजूद खुलने लगा था। बेनाम सी कमजोरी बढ़ती चली जा रही थी। कुछ ही दिनों में कल्पना की पर्सनालिटी बदल कर रह गई थी। उसका हुलिया इस कदर बदल गया था कि आईने के सामने खड़ा होने पर अपना ही चेहरा उसे अजनबी लगने लगा। यूँ लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही हो। ठाकुर रंजीत अपनी बेटी की रहस्यमयी बीमारी से बेखबर थे, क्योंकि वो अब अपने बाप के सामने जाने से भी कतराने लगी थी। एक दिन अचानक आमना सामना हुआ तो वो उसकी जर्द रंगत, तो वो उसकी पीली रंगत और धसी हुई आंखें देखकर घबरा से गए। लेकिन कल्पना ने मौसमी बुखार कहकर फिलहाल अपनी जान छुड़ा ली थी, मगर साफ दिखाई दे रहा था कि वो उसके जवाब से मुतमईन नहीं थे। वैसे तो देखने में कोई दर्द तकलीफ कल्पना को नहीं थी। यूँ लगता था कि उसका रोग जिस्मानी नहीं रूहानी है। इस रोग को लगे हुए उसे कई दिन गुजर गए थे, लेकिन अपनी ज़िद्दी तबीयत की वजह से अपने बाप को कुछ बता नहीं रही थी। यूँ लगता था जैसे कोई अनजानी ताकत ने उसके सोचने समझने की सारी ताकत ख़त्म कर दी हो। इधर अनीता भी कई दिन से डरावने ख्वाबों की वजह से परेशान थी। हैरत की बात यह थी कि कल्पना रात को जो सपना देखती, सुबह अनीता बिल्कुल वही ख्वाब सुनाने लगती थी। कल्पना की सेहत रोज़ बरोज़ गिरती चली जा रही थी। इधर ठाकुर रंजीत भी खुद ही खतरे की घंटी सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने कल्पना को बताए बगैर ही डॉक्टर को उसके चेकअप के लिए बुलवा लिया। जब वो सीता के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो डॉक्टर ने मोहब्बत भरे लहजे में उसका वेलकम किया। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटी। तुम्हारे पापा भी काफ़ी परेशान हैं, इसलिए मैंने सोचा एक बार खुद तुमसे मिल लूं। डॉक्टर का ये रवैया इतना अच्छा था कि कल्पना ने खुद ही सारी डिटेल बता दी। कल्पना का बयान सुनने के बाद वो कुछ परेशान सा हो गया और फिर कुछ देर कमरे में टहलने के बाद ठाकुर रंजीत को कमरे से बुला भेजा। ठाकुर रंजीत अपने कमरे में ही थे। मैसेज मिलते ही फ़ौरन चले आए और डॉक्टर को परेशान पाकर उसका मुंह तकने लगे। फिर डॉक्टर उनका हाथ थामकर कोने में ले गया और बातें करने लगा। वो बहुत ही मध्यम आवाज़ में बातें कर रहे थे। अचानक ठाकुर रंजीत ने आवाज़ देकर कल्पना को अपने पास बुलाया और डॉक्टर से बोले, मेरी तो अक्ल ही काम नहीं कर रही। फिर उन्होंने अपना चेहरा कल्पना की तरफ घुमाया और बोले, बेटी, डॉक्टर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, अच्छी तरह याद करके बताना। कल्पना ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर की तरफ देखने लग गई। बेटी, ज़रा सोच कर बताना, पहली दफ़ा जब तुमने डरावना ख्वाब देखा था और गर्दन में सुइयां चुभती हुई महसूस की थी, क्या वहाँ अब भी दर्द होता है? जी नहीं, कल्पना ने जवाब दिया। अच्छा, उंगली रखकर अपने पापा को वो जगह बताओ जहाँ दर्द और चुभन महसूस होती थी। गले से ज़रा नीचे, ठीक इस जगह। कल्पना ने टटोलते हुए गर्दन पर एक जगह उंगली रख दी। गर्दन का यह हिस्सा साड़ी के पल्लू के नीचे छुपा हुआ था। ठाकुर रंजीत ने ज़रा सा पल्लू हटाकर गर्दन पर देखा तो यूं तड़प कर पीछे हटे जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया और काफ़ी नॉर्मल लहजे में बोले, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, लेकिन अब क्या होगा? डॉक्टर के जवाब देने से पहले कल्पना भी घबरा गई थी। पापा, बताइए ना, मेरी गर्दन पर क्या है? उसके पापा खामोश रहे तो डॉक्टर ने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से कहा, अरे कुछ नहीं बेटी, बस एक नीला सा निशान है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद उसने सीता को बुलाकर कहा कि कल्पना की तबीयत ठीक नहीं, उसकी पूरी तरह देखभाल की जाए और उसे एक पल के लिए भी अकेला न छोड़ा जाए। तुम्हें हर वक्त साए की तरह इसके साथ रहना है। ठाकुर रंजीत अनीता को भी चेक करवाना चाह रहे थे, मगर वो सो रही थी, इसलिए डॉक्टर वापस लौट गया। डॉक्टर के जाने के बाद ठाकुर रंजीत देर तक बाग में टहलते रहे और फिर कल्पना को परेशान देखकर बोले, आज जॉनसन ख़ानदान के कब्रिस्तान में जाना है ताकि उनकी पुरानी कब्रों की हालत देखकर मरम्मत का बंदोबस्त कर सकूं।
मेरा ख्याल है तुम भी साथ चलो, वापसी पर किसी अच्छी जगह पर पिकनिक भी मनाएंगे। वैसे भी मुझे कब्रिस्तान में मौजूद चर्च के फादर से कुछ मशवरा करना है। ठीक है। और अनीता? उसके उठ जाने के बाद सीता के साथ वहीं आ जाएगी। दूसरी पग्घी हवेली में तैयार है। ठाकुर रंजीत ने जवाब दिया और कल्पना सर हिलाकर जाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक मोड़ पर उनकी मुलाकात अनएक्सपेक्टेड तौर पर शंकर से हो गई, जो उन्हीं की हवेली की तरफ आ रहा था। ठाकुर उसे देखकर बहुत खुश हुए और पग्घी से उतरकर उसके गले लग गए। तुम हवेली में जाकर आराम करो, हम ज़रा जॉनसन ख़ानदान के कब्रिस्तान से होकर आते हैं। जॉनसन ख़ानदान का नाम सुनते ही शंकर की आंखों में चमक पैदा हो गई और वो भी उनके साथ जाने के लिए पग्घी में सवार हो गया। शंकर काफ़ी कमज़ोर और थका थका दिखाई दे रहा था। शायद बेटी की मौत ने उसे अंदर से तोड़ डाला था। ठाकुर ने बेटी की मौत पर दुख जताया तो वह सर झुकाए खामोश बैठा रहा और फिर सर उठाकर बोला, मैं अजीबोगरीब आफत का शिकार हूँ। बच्चे की रहस्यमयी बीमारी और मौत ने मुझे बहुत सी नई बातें सिखा दी हैं। मैं जब तक उसकी मौत का बदला न ले लूँ चैन से नहीं बैठूँगा। कैसा बदला? कल्पना ने क्यूरियस अंदाज में पूछा तो शंकर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात शुरू की। मेरी बदकिस्मती की शुरुआत एक दोस्त के यहाँ डिनर से हुई। वहाँ हमारी मुलाकात एक अधेड़ उम्र औरत से हुई जिसने बातों में ये साबित किया कि वो हमारी पुरानी जानने वाली है। उस औरत के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की नैनी भी थी, जो पहली ही मुलाकात में मेरी बेटी से खुल मिल गई और दोनों आपस में गहरी सहेलियां बन गई थीं। इधर मैं उस अधेड़ उम्र औरत से बातें करता रहा। वो बहुत ही रहस्यमयी बातें कर रही थी। फिर अचानक कुछ सोचकर मुझसे बोली, अगले कुछ हफ्ते मुलाकात नहीं हो सकेगी। मुझे आपके घर का पता है। जब भी मौका मिला मैं चक्कर लगाऊंगी। नैनी कुछ दिन पहले घोड़े से गिर गई थी। उसे कमर में चोट आई है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। उसे डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने से मना कर दिया है, जबकि मुझे रात दिन सफ़र करना होगा, जो उसके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगी कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती ये नैनी आपके पास रहे। मैं नैनी को रखने के लिए दिल से तैयार नहीं था, मगर बेटी के कहने पर हाँ करनी पड़ी। मेरे हाँ करते ही उसने अपनी बेटी को करीब बुलाकर उसे सारी सिचुएशन बता दी और जल्द वापस लौट आने का वादा भी कर लिया। रुखसत होने से कुछ देर पहले उसने नैनी के कान में कोई बात कही और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, आपसे मेरी आखिरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरे बाद नैनी से मेरे बारे में कुछ न पूछा जाए, क्योंकि कुछ गलत वजहों की बिना पर मेरी पर्सनालिटी का राज रहना ज़रूरी है। और फिर वो अलविदा कहने के बाद बेटी को तसल्ली देकर पग्घी में बैठ गई और फिर वहाँ से चली गई। नैनी को हम अपने साथ घर ले आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले नैनी ने बेहोशी की शिकायत की। उसका कहना था कि ये लेटेस्ट बीमारी का असर है। वो दिन चढ़े तक अपने कमरे में सोई रहती थी और दोपहर से पहले कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। कुछ दिन बाद उसके बारे में कुछ और खुलासे हुए कि वो हमेशा अंदर से कमरा बंद रखती थी। दोपहर से पहले कोई नौकर उसके कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था। एक नौकर ने उसे कई मर्तबा अपने कमरे की खिड़की से सुबह सवेरे के वक्त बाहर घूमते देखा था। उसके दोनों हाथ नीचे की तरफ बिल्कुल सीधे उसकी बॉडी से चिपके रहते और वो नाक की सीध में चलती पेड़ों के झुंड में गायब हो जाती थी। मुझे इस बात का पता चला तो सोचा कि शायद वो नींद में चलने की आदी है, लेकिन रहस्य ये था कि वो बंद दरवाजे से बाहर कैसे चली जाती है। लेकिन मुझे इस बात पर गौर करने का मौका ही नहीं मिल सका और जल्द ही नई मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। अचानक पता चला कि मेरी बच्ची की सेहत तेज़ी से गिरने लगी है। कुछ ही दिनों में वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गई थी। कई डॉक्टरों से मशवरा किया, मगर कोई उसकी बीमारी पकड़ नहीं पाया। शुरू में वो रात के वक्त सोते हुए डरावने ख्वाब देखा करती थी, फिर
काल्पनिक आकृति भी नजर आने लगी, जो कभी नैनी और कभी जंगली दरिंदे में होती। ये साए हमेशा उसे अपनी पायती यानी उसके बेड के पैरों के साइड की तरफ बेकरारी से चक्कर काटते दिखाई देते थे। इसी बीच में उस पर गशी छा जाती और फिर गले पर चुभन का एहसास होता, जैसे किसी ने तेज और नुकीली चीज़ घोंप दी हो। वो दर्द की शिद्दत से तड़प कर उठ बैठती और चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लेती। कल्पना खामोश बैठी थी। उसे यूं लग रहा था जैसे खुद अपनी कहानी शंकर चाचा की ज़बान से सुन रही हो। भयानक ख्वाब, काल्पनिक आकृति और गर्दन में सुइयां चुभना, इतनी हैरान कर देने वाली समानता, जबकि नैनी की आदतें बिल्कुल अनीता जैसी थीं। उसी लम्हे पक्षी रुकी तो मालूम हुआ कि वो लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। कल्पना सहमी सहमी नज़रों से इधर उधर देखती नीचे उतरी और धीरे धीरे कदम उठाती बाकी लोगों के साथ चर्च के खंडर के पास जा पहुंची। अच्छा, तो ये है जॉनसन ख़ानदान का कब्रिस्तान। हाँ, ठाकुर रंजीत ने जवाब दिया। हमें सबसे पहले इस ख़ानदान की सबसे खब्बीस औरत नैनी के कब्र तक जाना होगा, क्योंकि मेरे यहाँ आने का मकसद भी यही है, शंकर ने जोश से भरे लहजे में कहा। क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बेटी की कातिला का ताल्लुक किसी न किसी तरह उसी नैनी जॉनसन से जा मिलता है, जो सदियों पहले मौजूद थी, जो सदियों पहले जिंदा थी। हमारे पास घर में इसकी असल तस्वीर भी मौजूद है, ठाकुर रंजीत ने बताया। मुझे तस्वीर की ज़रूरत नहीं, मैं उसे असली हालत में देख चुका हूँ, शंकर ने लापरवाही से जवाब दिया। इम्पॉसिबल, उसे मरे कई सदियां बीत चुकी हैं। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, कल्पना ने बात में हिस्सा लिया। बेटी, तुम जो सोच रही हो सच्चाई उससे बहुत अलग है। नैनी के जिस्म और आत्मा का रिश्ता अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है, वो अभी जिंदा है और मेरे यहाँ आने का असल मकसद इसी चीज़ की खोज लगाना है। ये बात शंकर ने इतने जोश भरे लहजे में कही कि सब लोग खामोशी से उसका चेहरा देखने लगे। फिर ठाकुर रंजीत ने अपने नौकर को चर्च के फादर को बुलाने के लिए करीबी आबादी में भेज दिया, क्योंकि चर्च के खंडर बन जाने के बाद चर्च को यहाँ से गांव शिफ्ट कर दिया गया था। इस मामले को निपटाने के बाद ठाकुर रंजीत शंकर की तरफ देखने लगे तो उसने अपनी बात को दोबारा शुरू किया। बेटी की बिगड़ती हुई हालत से परेशान होकर मैंने दूसरे कस्बे से एक मशहूर डॉक्टर को बुलाया, जिसके आने में कई दिन लग गए। अपने आने के फ़ौरन बाद उसने बच्ची का फुल चेकअप किया और फिर मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर बताने लगा। मैं अपने नज़रिए की डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन सरसरी तौर पर इतना बताए देता हूँ कि बच्ची की बीमारी आम बीमारियों से बिल्कुल अलग है। आपने काफ़ी देर कर दी। पेशेंट सिर्फ 1-2 दिन की ही मेहमान है। पॉसिबल है मेरी ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन अगर आप इसकी जान बचाना चाहते हैं तो हमला करने वाली चीज़ को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करिए। मैं समझा नहीं। बच्ची की बीमारी की असल वजह वैम्पायर है, जो इसका खून चूस रही है। गर्दन पर हल्का सा नीला निशान और बीमारी के दूसरे सिम्टम्स मेरे ख्याल को कंफर्म कर रहे हैं। वैसे मेडिकल की पुरानी किताबों में भी इस किस्म की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। मेरा दिमाग डॉक्टर के अंधविश्वास वाली बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात पर अमल करने का फ़ैसला किया और रात बंदूक संभालकर बेटी के कमरे से लगे कमरे में छुप कर बैठ गया। जब रात के 12 बजे तो मुझे उसके कमरे में हल्की सी आहट महसूस हुई। मैंने गौर से देखा तो उसकी पायती की तरफ कोई वजूद हरकत कर रहा था, लेकिन वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे देखते ही देखते वो वजूद आगे बढ़कर बच्ची की गर्दन से लिपट गया। ये मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। फिर मैं अपने आप पर काबू न पा सका और तेज़ी से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। आहट पाते ही वो घिनौना जिस्म भी फुर्ती से बच्ची को छोड़कर पायती की तरफ आ खड़ा हुआ। मैंने उसके करीब पहुंचकर गौर से देखा
तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं, नैनी खड़ी थी और उसके मुंह से ताज़ा ताज़ा खून के कतरे टपक रहे थे। मैंने आओ देखा ना ताओ बंदूक सीधी करके उस पर फायर कर दिया, लेकिन वो गोली से भी तेज साबित हुई और पलक झपकते ही कमरे से गायब हो गई। अगले दिन मेरी बेटी का निधन हो गया। नैनी उसके बाद मुझे कभी दिखाई नहीं दी और मैं आज तक उस बदरू, उस बुरी आत्मा की तलाश में जंगलों और रेगिस्तानों की खाक छान रहा हूँ। शंकर की दास्तान ख़त्म हुई तो माहौल बहुत दुखी हो चुका था और कब्रिस्तान का वहशतनाक सन्नाटा और बढ़ गया था। सब लोग उदास थे कि अचानक अनीता किसी बात पर हंसती हुई सीता के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हुई और उनके करीब आ पहुंची। उसके आने से कल्पना को अपनी वहशत में कुछ कमी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही एक टूटे मेहराब के पीछे से अनीता का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया तो करीबी पेड़ की ओट में खड़े दुखी शंकर की आंखों में हैरत के पहाड़ टूट पड़े। अनीता पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों का रंग बदल गया था और चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती आ गई थी। फिर इससे पहले कि कल्पना अनीता को अपनी तरफ देखकर शंकर का परिचय करवाती, शंकर ने करीब पड़ा कुल्हाड़ा उठाया और एक गरजदार आवाज़ में दहाड़ते हुए उस पर हमला कर दिया। आवाज़ सुनकर अनीता ने उसकी तरफ देखा और फिर एकदम सटपटा कर रह गई। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर शंकर के लिए तेज नफरत के आसार उभर आए और चेहरे का हुलिया इस कदर भयानक हो गया कि वो एकदम से अलग दिखाई देने लगी। शंकर ने उस पर कुल्हाड़े से वार कर दिया, लेकिन अनीता ने फुर्ती से जगह बदलकर वार को नाकाम कर दिया। शंकर दोबारा हमले के लिए पर तौल रहा था कि गुस्से में बिफरी हुई अनीता एक लंबी छलांग लगाकर कब्र की मेहराब के पार गायब हो गई। वो छलावे की तरह नज़रों से ओझल हो चुकी थी। शंकर ने दीवार के पार जाकर अच्छी तरह जायज़ा लिया, मगर वो कहीं मौजूद नहीं थी। उसकी पेशानी पसीने से शराबोर थी और रंग फीका पड़ चुका था। क्या इस लड़की का नाम अनीता है? उसने कल्पना से पूछा। जी हाँ, लेकिन यही तो नैनी है, मेरी बेटी की कातिला। शंकर ने नया खुलासा करके सबको और हैरान कर दिया। इतने में चर्च के फादर भी पहुंच गए। सलाम दुआ के बाद सीरियस बात छिड़ गई। फादर ने जेब से तह किया हुआ एक पुराना कागज़ निकालकर करीबी पत्थर पर बिछाया और फिर सब लोग उस पर झुक गए। ये कब्रिस्तान का डिटेल नक्शा था। फादर इस पर पेंसिल से आड़े तिरछे निशान लगा रहे थे, जबकि कल्पना करीब बैठी उनकी बहस सुन रही थी। इसके बाद उन्होंने नक्शा लपेट दिया और एक कब्र को मेन पॉइंट करार देकर साउथ की तरफ अलग अलग एंगल से ज़मीन नापने लगे और फिर काफ़ी देर बाद एक कब्र के सरहाने जा खड़े हुए। ये टूटी फूटी बेनाम कब्र थी, जिसके सरहाने का कुतबा भी गायब था। फादर के कहने पर कब्र की खुदाई शुरू कर दी गई। शंकर खुद भी जोश भरे अंदाज में नौकर के साथ खुदाई में शरीक था। खुदाई पूरी हुई तो नीचे से भारी भरकम ताबूत निकला। सबने मिलकर ताबूत को बाहर निकाला और फिर दुआ पढ़ने के बाद ताबूत को खोलने की कोशिश शुरू कर दी गई। उस जंग लगे ताबूत को खोलने में काफ़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन कोशिश कामयाब हुई। फिर जैसे ही ताबूत का ढक्कन सरका कर अंदर झांका गया, सब लोगों के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ताबूत के अंदर खून ही खून था और उसके बीच में खूबसूरत अनीता सुकून से लेटी हुई थी। उसकी आंखें यूं खुली हुई थी जैसे सबको देख रही हो और अभी उठकर बैठ जाएगी। शंकर का कहना था कि ये नैनी है, जबकि ठाकुर रंजीत इसे अनीता बता रहे थे। फिर बूढ़े पादरी ने उन्हें बताया कि अनीता और नैनी एक ही औरत के दो नाम हैं और ये जॉनसन ख़ानदान की सबसे जालिम औरत थी, जिसने इश्क में नाकामी पर खुदकुशी कर ली थी और इंसानों से इंतकाम लेने के लिए आत्मा का रूप धार लिया। पादरी की जानकारी को इलाके की हिस्ट्री के बारे में सनद यानी सर्टिफिकेट माना जाता था। उसके पास अनगिनत पुरानी किताबें और जॉनसन ख़ानदान के पर्सनल ख़त वगैरह महफूज थे।
इसलिए उनकी आखिरी राय सुनकर और बहस खत्म हो गई और सब लोग दोबारा ताबूत की तरफ देखने लग गए। अनीता की लाश बिल्कुल सही हालत में थी। उसके बॉडी पार्ट्स जिंदा इंसानों की तरह लचकदार और चेहरा बिल्कुल ताज़ा था। फादर के कहने के मुताबिक ये सब उसके वैम्पायर होने के साफ अलामात थीं, यानी साफ लक्षण थे। फिर पादरी ने अपना अमल शुरू किया और बहुत कुछ पढ़ने के बाद एक नुकीला खूंटा लाश के दिल की जगह पर ठोंक दिया। अनीता के मुंह से एक आसमान फाड़ देने वाली चीख निकली और उसका चेहरा अपनी खूबसूरती खोकर असल रूप में आ गया। उसके बाद अनीता की गर्दन तलवार से काटकर अलग कर दी गई और फिर उसके जिस्म को सर समेत आग लगाकर राख का ढेर बना दिया गया। इस काम से फ्री होकर पादरी ने फाइनल दुआ पढ़ी और सब लोग हवेली वापस लौट गए। उस रात भी अनीता का मासूम चेहरा कल्पना की नज़रों से ओझल नहीं हो सका, मगर आज उसका दिल और दिमाग हर डर से आज़ाद हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।